सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा भारत ने। देखो, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। अभी 17 से लेकर 24 नवंबर तक ये हुआ। कहां पर हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। और इसको जीत लिया भारत ने चीनी ताइपे को हरा करके। और इस बार ये इसका दूसरा एडिशन था और ये पहली बार भी था जब कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत के बाहर हुआ। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत के बाहर हुआ। इससे पहले इसका आयोजन 2012 में हुआ था बिहार पटना में। उसको भारत ने ही जीता था, ईरान को हराया था उस वक्त। और इस बार ये इसका दूसरा एडिशन है वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ भारत के बाहर ढाका, बांग्लादेश में। और इसको भी भारत ने जीत लिया चीनी ताइपे को हरा करके। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है जनवरी 2004 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जयपुर, राजस्थान में। प्रेसिडेंट है विनोद कुमार तिवारी। कबड्डी से और कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं, लेकिन अभी ये पॉइंट और याद रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 वाले जो एडिशन है वो शुरू हो चुके हैं। कहां पर या कहां से? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहां से शुरू हुए। वैसे राजस्थान के टोटल 7 शहरों में होंगे ये। और इस बार ये इसका 5वां एडिशन है। और इसका मैस्कॉट है खम्मा और घनी। ऊंट से प्रेरित है ये। टोटल 24 खेल होंगे इसमें। देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। बाकी अभी हमने देखा था प्रो कबड्डी लीग 2025 जो कि सीजन 12वां था। उसको दबंग दिल्ली ने जीता, पुनेरी पल्टन को हराया। और बाकी अभी हमने देखा 50वां जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024-25 जो हुआ था। उसमें मेंस कैटेगरी में बात करें तो हरियाणा जीता था उत्तराखंड को हरा करके। 71 नंबर की सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी उड़ीसा में, उसको सर्विसेज ने जीत लिया रेलवे को हरा के। छठा एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 हुआ था तेहरान में। भारत ने जीता ईरान को हरा के। और वर्ल्ड कबड्डी डे 24 मार्च को होता है। एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो फील्ड में 7 प्लेयर होते हैं। और कबड्डी ये नेशनल स्पोर्ट्स है बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा इथोपिया। तो हाईली गुब्बी वॉल्केनो ये भी काफी चर्चा में है और इम्पोर्टेंट भी है। ये इथोपिया में आपको मिलेगा और अभी इसमें 12,000 सालों के बाद विस्फोट हुआ है। और इसके फटने के बाद इसका जो स्मोक है वो 14 किलोमीटर ऊपर तक जा रहा है। मतलब इतना भयंकर विस्फोट हुआ। और इसका स्मोक इतना ही नहीं, ऊपर तक तो गया ही सही, उड़ते हुए ये भारत तक भी आ गया है। मतलब आप देख सकते हो वहां से दिल्ली तक पहुंचने के लिए लगभग इसने 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है। एक्चुअली में ये जो वॉल्केनो का जो स्मोक है ये स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर तक जा रहा है। और इस एरिया में जेट स्ट्रीम्स होती है जो इस स्मोक को इंडिया की तरफ ला रही है। जेट स्ट्रीम्स वो तेज बहने वाली हवाएं होती हैं जो अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। इस कारण से इसका धुआं भारत तक पहुंच गया। अब पहले तो मैं आपको इथोपिया ले चलता हूँ। ये रहा मैप में इथोपिया, कैपिटल एडिस अबाबा। और यहीं पर आपको अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी इथोपियन बेर, प्रधानमंत्री हैं अबे अहमद अली। अब वॉल्केनो से संबंधित कुछ प्रश्न कराऊं आपको। तो अगर पूछे वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी को? ये इटली में लिपारी द्वीप पर है। और इटली में ही एटना ज्वालामुखी है। सिसिली द्वीप पे विशुवियस ज्वालामुखी भी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर मिलेगा। बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोनालुआ ज्वालामुखी हो गया, ये अमेरिका में है हवाई द्वीप पर। माउंट इबू, माउंट सेमेरू और लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी हो गया। क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया। माउंट मेरापी हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया, ये सब आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं ज्वालामुखी को ही। और ज्वालामुखी फटने पर टॉप पर जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर, ज्वालामुखी विवर। और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ओजोस डेल सलाडो, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। 6,893 मीटर ऊंचा है। और अभी रूस के कमचटका प्रायद्वीप में हमने देखा था कल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में ही एक और ज्वालामुखी है क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी। इसमें भी 600 सालों के बाद अभी विस्फोट हुआ था। ठीक है, सब ध्यान में रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा नेपाल। सूर्य किरण अभ्यास है ये, 2025 में हुआ 19वां एडिशन। किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में। और अभी हुआ कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अभी 25 नवंबर को शुरू हुआ, 8 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मुख्यतः असम रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। अब बात नेपाल की हो रही है, तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और इंतरिम प्रधानमंत्री बनी थी अभी यहाँ की पहली महिला, सुशीला कार्की नाम है। और नेपाली भारत के 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कुछ प्रश्न देखें यहाँ से, तो 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव यहाँ मनाया गया। तालु लोसार महोत्सव ये मनाया गया, गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भारत में भी ये सिक्किम में मनाते हैं, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। दशाइन महोत्सव या बड़ा दशाई उत्सव होता है यहाँ पे। पश्मीना महोत्सव ये भी मनाया जाता है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर भी आपको मिलेगा नेपाल में। सोनम लोसार त्योहार ये तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नेपाल में। सिक्किम में भी मनाते हैं इसको भी। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक अभी हुई थी काठमांडू में। WHO ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया? नेपाल को। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ नेपाल। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल साइटों पर किसने प्रतिबंध लगाया था? नेपाल ने। और उसी के बाद इसकी बैन बज गई, तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नालसा का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया? तो आंसर होगा विक्रम नाथ को। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अभी जस्टिस विक्रम नाथ को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। और इसी के साथ हमारे जो भी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं 53rd नंबर के सूर्यकांत जी, अभी उन्होंने जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी का नया चेयरमैन बनाया है। देखो, नालसा का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सबसे सीनियर जज को बनाया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन CGI के बाद दूसरे सबसे बड़े सीनियर जज को बनाया जाता है। यहाँ हम नालसा की बात करते हैं, मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका काम होता है कमजोर वर्ग के लोगों को लीगल एड यानी कि सहायता देना और लोक अदालत को लगाना। इसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाया गया। स्थापना होती है 9 नवंबर 1995, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और हमने देखा भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए विक्रम नाथ, इनका नाम है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस सतीश कुलचा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। और फसाई के नए CEO रजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका, इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष एनालेना बैरबॉक जर्मनी से हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने उर्जित पटेल। 29वीं महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने TCA कल्याणी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नए CMD बने भूपेंद्र गुप्ता। खनन मंत्रालय के नए सचिव पीयूष गोयल बने। देश के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बने तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बना है? मतलब मीथेन उत्सर्जन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 की। इसको जारी किया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। और इसमें बताया कि मीथेन उत्सर्जन के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में देखा गया कि 2024 में 31 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन हुआ, जो कि विश्व में मीथेन उत्सर्जन का 9% है। और भारत में मीथेन का उत्सर्जन मुख्य रूप से पराली जलाने से होता है, ऐसा बताया गया। मीथेन यानी कि CH4 ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आप कह सकते हो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
वैसे मीथेन का जो उत्सर्जन है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को, ये कई तरीके से होता है, जैसे कि दलदली भूमि से होता है, वेटलैंड से, जुगाली करने वाले जो मवेशी होते हैं उनके जुगाली करने से होता है, धान के खेतों से होता है, बायोमास जलाने से होता है, कई तरीके से होता है। कुछ और पॉइंट्स देखो। अभी भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स, ये कहाँ पर खोजा गया था? पुणे में। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया था चाइना ने, उसका नाम है जुके 2। स्पेस एक्स ने मीथेन गैस का पता लगाने के लिए मिथेन सेट उपग्रह भी लॉन्च किया था, और टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया था नासा ने। ये विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाएगा। ठीक है, तो मीथेन से ये प्रश्न और बनते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा CISF। तो अभी केंद्र सरकार ने देश भर के लगभग 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए CISF को नया सुरक्षा नियामक सिक्योरिटी रेगुलेटर नियुक्त किया है। तो इससे अब बंदरगाहों पर यानी कि पोर्ट्स पर सुरक्षा और मजबूत होगी। CISF ये अभी हमारे एयरपोर्ट्स हो गए, संसद भवन परिसर हो गया, दिल्ली मेट्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, ऐतिहासिक स्मारक हो गए जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह, और गवर्नमेंट की और कुछ प्राइवेट कंपनीज की भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में है। और इसी तरह से अब वे हमारे बंदरगाहों की भी सुरक्षा देंगे। वैसे अभी तक 13 जो बड़े सी पोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी ये देख रहे थे, पर अब लगभग सभी की देखेंगे। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना होती है 10 मार्च 1969, और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी ऐसा पूछेंगे तो मुखर्जी समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल है प्रवीर रंजन। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, और इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। ठीक है, ध्यान रखना ये। और हमारे वैसे शिपिंग मंत्री कौन है? शिपिंग व बंदरगाह मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 नवंबर को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की। हर साल 26 नवंबर को होता है। अच्छा, 26 नवंबर को ही क्यों होता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे मनाना शुरू किया इस दिन को हमने 2015 में, और इसकी थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। तो ये तो दिवस से संबंधित बात हो गई। और संविधान के बारे में तो जितना आप पढ़ोगे उतना कम है। कुछ फैक्ट्स या कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिर भी कराता हूँ वन लाइनर फॉर्मेट में। देखो, अगर पूछे संविधान सभा का पहली बार विचार किसने दिया था? मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इस मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय थे एटली, उनके द्वारा भारत भेजा गया था। उद्देश्य था हमारे लिए एक संविधान बनाने वाली संस्था यानी कि संविधान सभा का निर्माण करना। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा में प्रस्तावना को पेश किया, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के हेड बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसे हाथों से पहली बार किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायणन ने। और वर्तमान में ये जो ओरिजिनल संविधान की कॉपी है ये हीलियम के अंदर रखी हुई है। अच्छा, ये बनकर कब तैयार हुआ था? हमने कहा 26 नवंबर 1949 को, और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। वैसे ये 3 डेट भी ध्यान रखना। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमने अपनाया। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया, और 22 जुलाई 1947 हमारे ध्वज को स्वीकार किया गया। और अभी जो पुराना हमारा संविधान भवन है उसको हमने नया नाम दे दिया, संविधान सदन उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा 36। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसको जारी किया सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। तो ये इंडेक्स डेवलपमेंट को लेकर के देशों की
कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता को मेजर करता है। मतलब किस देश ने अपने विकास, अपने डेवलपमेंट के कमिटमेंट को पूरा किया है के बारे में ये बताता है। मतलब उसी आधार पर रैंकिंग करता है। और डेवलपमेंट के लिए 8 क्षेत्रों को इसने आधार माना, जैसे कि फिनेंस के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट में, माइग्रेशन, ट्रेड हो गया, एनवायरनमेंट में कितना वो देश डेवलपमेंट कर रहा है, हेल्थ सेक्टर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में वो कितना विकास कर रहा है, तो उसी आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो भारत को अभी 36 नंबर पे रखा है। पिछले साल भारत 38 पे था। टॉप 3 बात कर लें तो टॉप पर स्वीडन है, दूसरे पे जर्मनी है और तीसरे पे नॉर्वे है। और भारत 36 पे है। कुछ रैंकिंग में आपको और रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा भी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, भारत चौथे स्थान पर रहा, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 आया उसमें फ्रंट रनर एक कैटेगरी में टॉप पर है गुजरात। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत 151 पे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स पहली बार ये जारी हुआ, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने जारी किया और टॉप पर इसमें पटना जिला है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग आई थी उसमें भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं हमारे प्रहलाद जोशी, इन्होंने पैलेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है प्रहलाद जोशी, इन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी में एक अत्याधुनिक बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट की क्षमता है प्रतिदिन 240 टन की, और ये पराली या सरसों की भूसी, कपास के डंठल जैसे कृषि अवशेषों से बायो पैलेट बनाएगा। बायो पैलेट का क्या मतलब हो गया? मतलब बायोमास को कंप्रेस करके छोटी बेलनाकार गोलियों में ये बदल देते हैं, फिर उन्हें ईंधन के रूप में आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और आप कह सकते हो कि कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों का ये एक स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प भी है। तो इसे बनाने का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना, कृषि अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलना और किसानों को इनकम का एक नया सोर्स देना। अब इसका उद्घाटन किया हरियाणा में, तो ले चलते हैं आपको हरियाणा। ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है, मुख्यमंत्री नायब सैनी, गवर्नर है प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। स्टेट एनिमल ब्लैक बग हो गया, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस, स्टेट ट्री है पीपल। उसके अलावा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रेय, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहाँ पर खोली? मानेसर हरियाणा में। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्र सम्मेलन हुआ मानेसर गुरुग्राम में। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनेगा हरियाणा में, अरावली के पहाड़ों में। और ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने गुरुग्राम में मातृ वन पहल को गुरुग्राम में शुरू किया। और लाडो लक्ष्मी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और जापान की एक कंपनी है टीडीके कॉरपोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया हरियाणा के सोहना में। गुरुग्राम में नौसेना का एक नया नेवल बेस आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया गया। भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन ये कहां पर स्थापित किया गया? सोनीपत हरियाणा में। तो इन सब कारण से अभी हरियाणा न्यूज में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी जो 53वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुआ उसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? ओरियोल प्लाक को। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 अभी न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ था। 53वां एडिशन है, 53rd नंबर का। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ओरियोला प्लाक को, जो कि स्पेन के एक्टर हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को मिला, इंग्लैंड से हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही है हेल जंपर, यूके की है। बेस्ट ड्रामा सीरीज राइवल्स रहा यूके का। बेस्ट कॉमेडी सीरीज है लुडविग, ये भी है यूके की। ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये अमेरिका के बाहर की बेस्ट टीवी सीरियल्स या टीवी प्रोग्राम्स को दिए जाते हैं। शुरुआत इनकी होती है 1973 में। कौन देता है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टीवी आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है,
बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है आईएनएस माहे, इसका कमीशन अभी किया गया कहाँ पे, मुंबई में। फिर पूछा डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता, इटली ने। और भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का निर्माण किया गया, इसके पहले प्रेसिडेंट बने विजय कलांत्री। यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी, रशिया। और भारत और किस देश के बीच ऑस इंडेक्स 2025 अभ्यास हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला, यह है अरुणाचल प्रदेश का। और 26वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड का आयोजन ये किया गया लखनऊ में। 3 दशकों के बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई, तो आंसर होगा गुजरात में है ये। किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया, ओमान। और आखिरी प्रश्न था कि अभी 10 दिवसीय संगाई महोत्सव ये कहाँ पर शुरू हुआ, मणिपुर। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था मैरी इयरअप्स ने अपने खेल से संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा फुटबॉल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।